हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। दोस्तों, एक वक्त था जब आईपीएस ऑफिसर बनना एक लाइफ टाइम ड्रीम, एक लाइफ टाइम करियर ऑप्शन माना जाता था। लेकिन अब ये पैटर्न कुछ चेंज नजर आ रहा है। पिछले 14 महीनों में 7 आईपीएस ऑफिसर्स ने रिजाइन दिया है। और कमाल की बात तो यह है कि उन 7 में से 6 आईपीएस ऑफिसर्स 40 साल से नीचे की एज में हैं, विच मींस उनके पास लगभग 2 दशक हैं अपनी नौकरी के, सर्विसेज के। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये लोग इतनी जल्दी रेजिग्नेशन दे रहे हैं? ये केस तब निकल कर आया जब 1 महीने के अंदर 2 नए आईपीएस ऑफिसर ने रिजाइन दिया है। सबसे पहला केस तो दिख रहा है जो है भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीणा का। इनकी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 849 थी। ये अभी तत्कालीन 37 की एज में हैं और ये आईआईटी कानपुर से भी पढ़े हुए हैं। साथ ही में ये लगभग 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। इन्होंने सर्विस को लगभग 10 से 15 साल सर्विस दी, उसके बाद फिर अब रिजाइन दे रहे हैं। दूसरा सबसे शॉकिंग केस नजर आया जब एक न्यूली प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर सीए रामदास, जो कि मात्र 33 ईयर ओल्ड हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ओडिशा कैडर में हैं, इन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया। जबकि अभी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ये अंडर ट्रेनी है। तो ऐसा क्या हो रहा है? क्या ये पहली बार हो रहा है? देखिए, इससे पहले भी ये आईपीएस ऑफिसर सिद्धार्थ कौशल ने आंध्र प्रदेश में रेजिग्नेशन दिया था। एंड वी ऑल नो अबाउट काम्या मिश्रा, ये ऑलरेडी रिजाइन दे चुकी थी। सो ऐसे करके बहुत सारी रेजिग्नेशंस हो रही हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये एक नया ट्रेंड है? क्या सिविल सर्विसेज आने वाले नए करियर ऑप्शंस का एक ट्रेंड बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है? मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं इस कंप्लीट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि वैकेंसी तो भाई फिल करनी ही पड़ेगी सरकार को, यंग ऑफिसर्स जा रहे हैं तो यंग को रिक्रूट भी करना पड़ेगा। तो अब आपके लिए देखिए, बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन पहले एक हम पोजीशन हासिल कर लें। मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या रीजन होता है, और क्या इससे पहले जिसने किया है रिजाइन वो अब क्या कर रहे हैं, डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको आईपीएस बनना पड़ेगा, उसके लिए यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा। और हमने अभी एमजीपी प्रोग्राम लॉन्च किया है, मार्गदर्शन गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि मेंस रेडी करवाता है दिसंबर तक, जहां पर हम यूपीएससी मेंस के रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में समझेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे और नोट मेकिंग के साथ साथ हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। यह प्रोग्राम आपको थिंक करेगा, आपको अच्छा स्कोर लाने में मदद करेगा, ताकि आप एडमिनिस्ट्रेटर की तरह थिंक करें और टॉपर की तरह आप लिखें। यह पूरा शेड्यूल मैंने मेंशन किया हुआ है यहां पर हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। 13 जुलाई से 14 जुलाई से लेकर और 28 दिसंबर तक पूरी क्लासेस चलेंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप का लिंक दिया है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेंटोरशिप मिलना बहुत मुश्किल है, गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर जर्नी। और ये पूरा टाइम टेबल हमने डिवाइड किया हुआ है। ओके, ये लेयर 1 है। लेयर 1 में आपको क्लासेस दी जाएंगी, कंसेप्चुअल क्लास क्लैरिटी मिलेगी। लेयर 2 में आपका एप्लीकेशन होगा, यहां पे जहां पर आंसर राइटिंग है, टेस्ट सीरीज है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस है। ठीक है। सो आई होप कि अगर आपने सपना है यूपीएससी क्रैक करने का, आईएएस आईपीएस बनने का, तो फिर आपका ये फाइनल डेस्टिनेशन है। ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाके स्टार्ट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारी टीम वापस आएगी, आपके पास कनेक्ट करेगी। इन चेहरों को आप देख रहे हैं, ये चेहरे मे भी आप इनको नहीं जानते हो, मे भी आप शायद इनको जानते हो। ठीक है, ये कौन है? ये सीएम अरविंद केजरीवाल। ये भी एक ब्यूरोक्रेट थे, ये आईआरएस ऑफिसर थे। ये सारे आपको नेता के वेश में दिखेगा। ये सारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करके, सर्विस करके वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है इन लोगों ने, और अब अलग अलग फील्ड में ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आईपीएस ऑफिसर भी इसीलिए रिजाइन कर रहे हैं कि अलग फील्ड में वो जाके कुछ करें? आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ डेटा आपको दिखाना चाहता हूं। डेटा ये दिखाना चाहता हूं कि पिछले 30 सालों में 1995 से लेकर 2025 तक लगभग 300 से भी ज्यादा आईएएस और आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स ने रेजिग्नेशन दिया है। इस डेटा में आईआरएस ऑफिसर नहीं है। ठीक है, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं। ठीक है, ये आप देखते हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे कम और सबसे ज्यादा एट्रिशन देखा गया है आईआरएस में,
फिर आईपीएस में एट्रिशन का मतलब सबसे ज्यादा लोग जो वहां से रेजिग्नेशन दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ आईएएस और आईपीएस की बात करें तो सबसे ज्यादा एट्रिशन रेट है आईपीएस ऑफिसर्स का, विच मीन्स कि इनका यह बताना है इतना रेजिग्नेशन तो सीनियर कॉर्पोरेट में भी नहीं होता है, जो हायर पोजीशन पे होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोजीशन पे होते हैं, उनमें भी इतना एट्रिशन नहीं होता है जितना कि हमारे यहां पे ये आईएएस आईपीएस वाले पोजीशन में होता है। इन्होंने एक डेटा दिखाया है, ये डेटा राज्यसभा की रिपोर्ट बताती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकसभा की रिपोर्ट बताती है 25 नवंबर 2024 से कि 853 इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर्स हैव आइदर रिजाइंड और टेक वीआरएस इन द लास्ट 10 इयर्स। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है। 2014 से लेकर 2024 तक 800 से भी ज्यादा आईआरएस ऑफिसर्स ने रेजिग्नेशन दिया है। दिस इंक्लूड्स 388 आईआरएस यानी कि इनकम टैक्स और 470 कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां सिर्फ बात आईपीएस की नहीं है, आईआरएस भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह देखा गया है कि जो आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इसमें सबसे लो एट्रिशन ये है, ये सबसे स्टेबल जॉब है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल जॉब है। और लगभग पिछले 25 सालों में 3 या 4 लोगों ने रिजाइन दिया हुआ है, और वो भी स्पेसिफिकली उस क्षेत्र के लिए रिजाइन दिया हुआ है जो आगे चल के उनको या तो कोई एम्बेसडर या मिनिस्टर का रोल दे दिया गया है। उसमें से एक है एस जयशंकर साहब, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे। उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद फिर वो मिनिस्टर बन गए, ठीक है। ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी की रिपोर्ट जो है वो द सेक्रेटरीट से मैंने उठाई है। जुलाई 12 2026 को रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। ये एक वेबसाइट है, और ये हैं अखिलेश्वर सहाय सर, जो कि ऑलरेडी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है। उन्होंने डिटेल में इसकी रिपोर्ट को दिखाया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है कि क्यों ये लोग ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं। तो दो चीजें होती हैं अगर इकोनॉमी की भाषा में समझें, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। सबसे पहले पुश फैक्टर के बारे में समझते हैं। पुश फैक्टर कि ये मजबूर कर रहा है आपको रेजिग्नेशन देने के लिए, सर्विस से बाहर जाने के लिए। वो कौन कौन से फैक्टर हैं पुश फैक्टर? नंबर 1 आता है आपका अनप्रिडिक्टेबल वर्किंग आवर्स। जब आप देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, वहां वचन देते हैं कि मैं ड्यूटी करूंगा, तो आईपीएस ऑफिसर जनरली जो उनका काम है वो 24/7 का है। हमेशा दौड़े पे रहना, हमेशा बाहर जाना, घर वालों को टाइम ना देना, ऊपर से प्रेशर आना। दूसरी चीज, जहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेरियल सिस्टम है, एक होता है कमिश्नरेट सिस्टम, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेरियल सिस्टम होता है, जहां पे डीएम ही सब कुछ है, वहां पे आईपीएस ऑफिसर को खुली छूट नहीं मिलती है, तो वो बंधा हुआ लगता है। अक्सर हमने देखा है जो ऑफिसर आईपीएस जो रिजाइन कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेरियल सिस्टम से रिजाइन कर रहे हैं, ना कि कमिश्नरेट सिस्टम से। कमिश्नरेट सिस्टम काफी ज्यादा मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी देता है पुलिस डिपार्टमेंट को। तो यहां पर एक ये रीजन है। दूसरा, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस रहता है। बहुत सारा नेता परेता, छोटे गुंडे बदमाश वगैरह, जान को खतरा वगैरह, धमकी वगैरह काफी रहती है। उसके बाद फिर पब्लिक एंड मीडिया स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा डेफिनेटली रहती है। देन उसके बाद स्लो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, एंड देन काफी ज्यादा बर्नआउट, मेंटल स्ट्रेस, ट्रांसफर्स इधर उधर, किसी ऐसे जगह पे ट्रांसफर हो गया, आपको नहीं मन कर रहा है, आपकी फैमिली स्ट्रेस में है। तो मतलब इट्स नॉट एन ईजी जॉब। दूर से दिखने में लगता है, बट इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अगर आपका ऑब्जेक्टिव नेशन फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट है, आप बाद में है, फैमिली बाद में है, देन दिस इज ओके। एंड देन करप्शन, मतलब बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि आप बचते हो करप्शन से रिलेटेड, तो पुश फैक्टर है, ठीक है। अब पुल फैक्टर क्या है, क्यों ये लोग छोड़ रहे हैं? इतनी स्टेबल जॉब, इतनी बढ़िया जॉब, इतनी रेप्यूटेड जॉब, आईपीएस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्विसेज, वर्दी वाली जॉब है, अच्छे अच्छे लोगों की हवा टाइट होती है, लेकिन ये जॉब छोड़ क्यों रहे हैं लोग? दोस्तों, ये जॉब छोड़ रहे हैं उसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, रीजन बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब आप एक आईपीएस बन जाते हैं या आईएएस बन जाते हैं, तो आप ये सर्कल में टॉप 1% पे आ जाते हैं, ठीक है। टॉप 1% में यहां कौन रहते हैं? यहां रहते हैं हमारे टॉप के बिजनेसमैन, यहां रहते हैं हमारे टॉप के पॉलिटिशियन, टॉप के कॉन्ट्रैक्टर, टॉप के रियल एस्टेट, सब लोग टॉप के रहते हैं, और आप डायरेक्टली यहां पहुंच जाते हो। तो आपका जो लिंकेज है, आप जो लोगों से कनेक्शन बनाते हो, वो एक नंबर A1 क्वालिटी के लोग
आपके साथ कनेक्ट होते हैं, सब टॉप के होते हैं इंडिया में। बाकी यहां पर वो गरीब हैं, देन उसके पास कुछ पैसा नहीं है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, आप डायरेक्टली यहां से यहां जंप कर जाते हो, तो आपकी जो सर्कल होती है वो बहुत ही मतलब एलीट क्लास की सर्कल होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, देन उसके बाद आर्मी, नेवी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, एवरीबॉडी, आप सबको जानते हो, ठीक है। तो आपके पास आपने ये कमा लिया है, अब आप सर्विस में थे 10 15 20 साल, आपने ये कमा लिया है, लोगों से पहचान, उनसे बातचीत, उनसे सम्मान, सब कुछ आपने कर लिया है। अब आप रिजाइन दे रहे हैं, तो आप उसको अब आप खर्च करेंगे, अब आप उसको यूटिलाइज करेंगे अपने इस कनेक्शंस को। अब कैसे यूटिलाइज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, लोग हायर कॉम्पनसेशन के लिए जाते हैं। जिन लोगों को पैसा ज्यादा कमाना होता है, आईपीएस ऑफिसर की सैलरी कुल मिला के लगभग शुरुआत में 50 60 हजार से लेके ऊपर पहुंच, जितना भी करेंगे हम लोग हायर पोजीशन पे पहुंचेंगे तो लगभग 3 लाख तक पहुंच जाएंगे, 2.5 3 लाख, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं कमा पाते हैं। अगर हम बाहर से पैसा उठाते हैं, कहीं करते हैं, तो करप्शन के चार्जेस लगते हैं। तो अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो फिर आपको नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप, आपको स्टार्टअप करना है। तीसरा है कि आप कोई टेक्नोलॉजी या एजुकेशन वेंचर, या फिर आपको यूपीएससी में ही कोचिंग खोलना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। देन उसके बाद आता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनाव में जाना चाहते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल असाइनमेंट्स, आप किसी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट होना चाहते हैं। ये लिस्ट आप देख रहे हो, ये लिस्ट मैंने उन आईपीएस ऑफिसर्स की लगाई है जो कि आईपीएस में रिजाइन करने के बाद वो लोग कहां कहां हैं आज के डेट में, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सारे आईपीएस नहीं हो पाते, लेकिन हाँ, लगभग 80% आईपीएस जो है या आईएएस जो है, जो लोग वो अब क्या कर रहे हैं रिजाइन देने के बाद, ध्यान देखिएगा। के अन्नामलाई, जो कि बहुत फेमस है, 2011 में इन्होंने मतलब कैडर के थे और उन्होंने फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब ये भाई वहां लीडर है, ठीक। अशोक कुमार 1986 बैच के हैं, अब वो टाटा मोटर्स ज्वाइन कर चुके हैं, वहां पर एक भाई बहुत बड़े पोजीशन पे और लीडर भी हैं। राजन सिंह, केरला कैडर, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई कंसेप्ट आउल करके है और एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, सियासत डेली, वो लॉन्च कर रहे हैं। एएन सिंह बिहार कैडर में है, टाटा स्टील में डिप्यूटी एमडी हैं, देखिए कितनी बड़ी पोजीशन है, ठीक है। फिर मोहम्मद नरुल हुडा 1995 बैच के हैं, वो विकसित इंसान पार्टी और बिहार में इन लोगों ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है। आनंद मिश्रा, ये देखिए बीजेपी के एमएलए हैं बक्सर से। देन रंगा नायडू, ये सब आईपीएस ऑफिसर हैं, फॉर्मर एमपी और यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के। देन शिवदीप लांडे, ये हैं रिजाइन दिया 2014 में और अब पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर चुके हैं। मनोज निमाना, ये बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये लोग इस क्षेत्र में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो अब समझ में आ रहा है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि क्या एक आईपीएस ऑफिसर का रेजिग्नेशन स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, रिजाइन कैसे करते हैं। क्या तुरंत मन किया रिजाइन दिया, सरकार ने उनको छुट्टी कर दी? नहीं, एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, एक पूरा डिसिप्लिनरी प्रोसेस होता है। नंबर 1 हम लोग आते हैं, ऑफिसर डिसाइड करता है कि मुझे रिजाइन देना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले अपने स्टेट में, अगर स्टेट गवर्नमेंट में, तो स्टेट में जो स्टेट सेक्रेटरी है, ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी है, सीएम के साथ जो बैठते हैं भाई, उनको वो ईमेल करेंगे, उनको सबमिट करेंगे, लेटर भेजेंगे भाई कि हम रिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पे है तो फिर वो सेंट्रल जो चीफ सेक्रेटरी है हमारे भारत का, उनको भेजते हैं, ठीक है। तो रिटन रेजिग्नेशन सबमिट होता है स्टेट गवर्नमेंट में और अपने कादर अथॉरिटी में, ठीक। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रिव्यू करती है पूरा पूरा। क्या रिव्यू करेगी कि उनकी गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, कोई केसेस तो नहीं पेंडिंग है, कोई कोई बवाल तो नहीं किया, कहीं फाइल तो मिसमैनेज नहीं की है, पूरा विजिलेंस करते हैं, पूरा टाइम लगाते हैं कि ये रिजाइन कर रहा है तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम रिव्यू करेंगे इसके ऊपर। क्योंकि जब ये सर्विस के बाद चला जाएगा, जब रेजिग्नेशन हो जाएगा, तब फिर इसका कोई कांड पकड़ा जाएगा, कुछ भी पकड़ा जाएगा, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, ये तो चला गया। तो हम लोग अब रिव्यू करेंगे इसका। तो पूरा विजिलेंस, डिसिप्लिनरी, फाइनेंशियल क्लियरेंस, एवरीथिंग चेक होता है, गाड़ी बंगला जो भी है, पिस्टल रिवॉल्वर, हर एक चीज चेक होता है, ठीक है। फिर ये चेक करने के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन भेजती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, जो कि हमारी डीओपीटी वगैरह है, ठीक है। वहां पर जब ये चला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी एग्जामिन करती है स्टेट के प्रपोजल को। वो भी देखती है कि क्या ये स्टेट का प्रपोजल किसी प्रेशर में आके तो नहीं है, फिर ऑफिसर से पूछा जाता है। तो ये पूरा डिटेल होता है, पूरा प्रोसेस। उसके बाद फिर
जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है हमारी डीओपीटी अप्रूव करेगी और रिजेक्ट करेगी इस पूरे सिचुएशन में। अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी, दोनों केसेस में ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन आएगा, तब जाके ये फाइनली रिलीव हो पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये केस समझ लेते हैं, कैन एन आईपीएस ऑफिसर विड्रॉ फ्रॉम रेजिग्नेशन? यस, एक आईपीएस ऑफिसर रेजिग्नेशन विड्रॉ कर सकता है अपना, लेकिन सरकार लेगी तब। सब फॉर एग्जाम्पल आईएएस अभिषेक सिंह थे, इन्होंने रिजाइन दिया, ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि नहीं मैं फिर से ज्वाइन करना चाहता हूं, तो सरकार ने कहा कि चलो निकलो, जाओ आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां दिया भी हुआ है, ये आईएएस अभिषेक सिंह इस्तीफा के बाद वापस नौकरी चाहते थे, यूपी सरकार ने नहीं दी मंजूरी, अब केंद्र का फैसला अंतिम रहेगा, यानी कि फॉर्मर आईएएस अभिषेक सिंह अटेम्प्ट टू विड्रॉ हिज रेजिग्नेशन एंड रिटर्न टू ब्यूरोक्रेसी। तो डीओपीटी और चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया इनको। ठीक है, तो विच मीन्स कि अगर क्रेडिबल है, कुछ बातें बन सकती है सरकार से, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये पूरा का पूरा ये क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है। ऊपर क्या है, क्या गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है आईपीएस ऑफिसर के रेजिग्नेशन को? बिल्कुल कर सकती है। ये कोई अधिकार थोड़ी है, राइट टू रिजाइन, ये अधिकार ये कर सकती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपका कोई केस फंस गया, आपने कोई क्रिमिनल केस है, कोई लैंड का केस है, कि कोई भी केस है, कोई हाउस से रिलेटेड है, कुछ भी, जब तक वो सरकार अपने तरफ से संतुष्ट नहीं हो जाती है, तब तक वो आपको लटकाए रखेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये काम्या मिश्रा जी हैं, इनका रेजिग्नेशन को लगभग 7-8 महीने लग चुके थे। ठीक है, ये अगस्त 24 को इन्होंने रिजाइन दिया था और मार्च 2025 को इनको फॉर्मली रिलीव कर दिया गया है। फिर भी इनका केस बहुत जल्दी हो गया है, कुछ कुछ लोगों का 1-2 साल लगा दिया जाता है। ठीक है, सो देर इज नो फिक्स्ड और स्टैट्यूटरी टाइमलाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा मामला। तो जितने भी मैंने आपको यहां बताए हैं ये सारी चीजें, ये ऑलरेडी लोग यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आईआरएस ऑफिसर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल। और बाकी बाकी हिस्ट्री इज देयर, राइट, कि चीफ मिनिस्टर बने क्या नहीं बने, वी ऑल नो अबाउट हिम। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब समझ में आ गया आपको, दिस इज द कंप्लीट कहानी। दिस इज हाउ, किस तरीके से एक आईपीएस ऑफिसर रिजाइन करता है और फिर आगे भविष्य में क्या उसको करना है, क्यों करना है, तो लोग ज्वाइन करते हैं। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन जिस वजह से ये रिजाइन कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में अपने करियर ओरिएंटेड जाना चाहते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है फॉर 1-to-1 मेंटरशिप। यू आर देयर एंड देन आवर टीम विल बी कॉलिंग यू फॉर योर एमजीपी प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।